ये अमेंडमेंट है, इसमें कोई ऐसा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई ऐसा है या जुडिशियल कमीशन कभी भी कोई किसी को देखिए जो मुकदमा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, ये जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं सिविलियंस की, ये गैर आईनी है। मतलब आपको क्या लगता है कि फिर तो इरसा वाला जो एक्ट है, अमेंडमेंट है जिसमें कुछ तरमीम करने, तो फिर उनको तो जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि सारे मामला आप अभी उससे चला सकते हैं, एक समरी से चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब आप ये स्पेस सीड करते हैं, और देखें अभी जुडिशरी से एतराज क्या था प्रैक्टिकली अगर आप देखें, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ, 8 में से 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उसमें कहा कि हमारे ऊपर एजेंसीज वाले जो हैं, एक के बेडरूम में से कैमरा निकले, एक के रिश्तेदारों को अगवा कर लिया गया, एक को प्रेशर किया गया, तो उन्होंने सब अपनी जो दास्तान थी वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले की। अगर हम पर्पस देखते हैं, एक तो ये है ये वाला SIFC और ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान वाला, दूसरा इमरान खान, तीसरा पीछे क्या हो सकते हैं आपके इसमें? देखिए एक जो इंटरेस्टिंग चीज है जो इस कानून में जो लोगों ने नोट नहीं की, एक है उसमें क्लॉज शेड्यूल में उन्होंने डाल दिया है कि कंटोनमेंट्स को टैक्स करने की पावर है। अच्छा, तो कंटोनमेंट या फिर हाँ। टैक्स की अब तो एक तो जैसे जुडिशियल बन रहा है, जैसे बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला तो यही होगा कि कौन सा मामला आप जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या लीगल है, या कोई भी अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मामला है या प्रोविंशियल जो इश्यूज हैं, अगर कोई प्रोविंस ही अगर कोई कंसर्न अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को लेके किसी में जाता है, तो ये तो पूरा कियोस, मतलब कियोस वाली सूरत हाल होगी। जी बिल्कुल। एक मैं पढ़ रहा था, आई थिंक बेल्जियम में इसी तरह उन्होंने पहले बगैर प्रॉपर सिला मशवरे के उन्होंने आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के साथ बना दी। वहां 20 साल झगड़ा होता रहा। एकेडमिक्स ने वहां उसको बुलाया द वॉर ऑफ द कोर्ट्स। द वॉर ऑफ द कोर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अली अब्बास टॉक्स में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, उसके फेडरेशन पे क्या असरात होंगे, और एक्चुअली जो प्रीएम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरेशन, रिलीजियस मैटर्स एंड स्पेशली ह्यूमन राइट्स, उसको लेके इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ना, वो किस तरह से एक जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है उस पर क्या असरात होंगे उसके इस शो में हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो हमें ये बताएं क्या है ये, एक अभी भी एक समझ लें एक वेग सूरत हाल हुई है, किसी को समझ नहीं है कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या वैसे। देखें 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बेसिकली 3-4 चीजें अदलिया के हवाले से की गई हैं। नंबर 1, उसमें ये किया गया है कि पहले प्रिंसिपल ये होता था 18वीं तरमीम के बाद कि सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनता था। 18वीं तरमीम से पहले सिस्टम ये होता था कि वजीर आजम जो था वो ही नामजद करता था चीफ जस्टिस को। 2-3 मिसालें हैं माजी में जब एग्जीक्यूटिव ने सीनियर मोस्ट जज को नहीं नॉमिनेट किया। सबसे पहली मिसाल है जस्टिस मुनीर की। उनको लाहौर हाई कोर्ट से के चीफ जस्टिस थे, उनको ऊपर लाया गया और चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट, उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट कहलाती थी, उनको बनाया गया। उसके बाद उनके जो कारनामे हैं वो तारीख गवाह है। दूसरी मिसाल जो पाई जाती है, गवर्नर जनरल वो गुलाम मोहम्मद ने ये काम किया था। दूसरी जो मिसाल है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने सज्जाद अली शाह साहब को, 4थे नंबर के वो जज थे सुप्रीम कोर्ट में, उनको बतौर चीफ जस्टिस लगाया था। उसके बाद अदलिया में भी एक रिवोल्ट हुई, और जो सज्जाद अली शाह साहब ने मोहतरमा के साथ फिर और पीपल्स पार्टी के साथ जो किया था वो भी तारीख उसकी गवाह है। और जुडिशरी में उसमें इतनी शदीद रिजेंटमेंट आई कि उसके बाद फिर मलिक असद अली का केस हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि अमूमन सीनियर मोस्ट को ही बनाना चाहिए। जब 18वीं तरमीम बनी तो सियासी जमातों ने ये अग्री कर लिया कि ये चीफ जस्टिस की पिक एंड चूज
जब सियासी हुकूमतें करती हैं तो उससे जुडिशरी भी डिस्टर्ब होती है और जो मुल्क का जो निज़ाम है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए ये एग्रीमेंट हुई कि सीनियर मोस्ट को ही बना देंगे कि जिस तरह हमने देखा हमारा मुल्क को क्राइसिस में पड़ जाता है, चाहे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो या कोई और हो, तो वो अवॉइड करने के लिए उन्होंने जुडिशरी में सीनियर मोस्ट का प्रिंसिपल किया। उसके बाद अब 26वीं तरमीम में उन्होंने वापस वो इख्तियार जो है 18वीं तरमीम को रोल बैक करके उन्होंने वापस इख्तियार जो है एक स्पेशल पार्लिमानी कमेटी को दे दिया है। वो स्पेशल पार्लिमानी कमेटी में जो भी पार्टी पार्लियामेंट में अक्सरियत में होगी उसकी उसी तरह प्रोपोर्शनेटली उस स्पेशल पार्लिमानी कमेटी में रिप्रेजेंटेशन होगी और फिर वो स्पेशल पार्लिमानी कमेटी नामजद करेगी। आपने अभी देखा कि स्पेशल पार्लिमानी कमेटी ने सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह साहब को इग्नोर करके और जो सेकंड सीनियर मोस्ट थे मुनीब अख्तर साहब उनको भी इग्नोर करके तीसरे सीनियर जो थे याया अफरीदी साहब उनको सिलेक्ट किया। बार एसोसिएशंस कई बार एसोसिएशंस वैसे सिविल सोसाइटी में जो ऑब्जेक्शन इस तरीक़ेकार पे की जाती है वो ये है कि अगर इफ़ेक्टिवली हुकूमत वक्त या जो भी रूलिंग पार्टीज़ हैं सियासी जमातें वो चीफ जस्टिस को सिलेक्ट कर रही होंगी तो होगा ये कि जो सारे जो तीनों सीनियर मोस्ट जजेस रेस में हैं वो जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा होगा तो उसके नीचे जो 3 सीनियर मोस्ट हैं वो इस रेस में लग जाएंगे कि हुकूमत वक्त को कौन ज़्यादा खुश कर सकता है ताकि वो चीफ जस्टिस बने। ये चीज़ ऑब्वियसली अदलिया के लिए नुकसानदेह है, दूसरा लोगों के लिए नुकसानदेह है क्योंकि आपने बात की कि आइन में प्रीएम्बल में बुनियादी हकूक़ की बात है। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो अदलिया का काम है। आपके ख़िलाफ़ अगर हुकूमत कोई जुल्म कर रही है, आपकी ज़मीन ज़ब्त कर लेते हैं, आपको गलत तरीके से आपको जेल में डाल देते हैं, आपको मिसिंग पर्सन्स कर देते हैं, ये सारे जो आइनी दरख्वास्तें हैं ये आप अदलिया के पास लेके जाते हैं। अगर अदलिया के जो जज साहिबान हैं वो इस रेस में लगे हों कि कौन हुकूमत वक्त को ज़्यादा खुश कर सकता है तो फिर आपके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो बेमाने हो जाते हैं। तो नंबर 1 26वीं तरमीम में ये किया गया। 3 और चीज़ें हैं जो बहुत इसेंशियल हैं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने की वो ये की कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे और अगर वो चाहें तो प्रोविंशियल अगर सूबाई असेंबली रेजोल्यूशन पास कर दें तो वही सिस्टम फिर सूबाई हाई कोर्ट्स में भी आ जाएगा। उनमें उन्होंने कहा कि आइनी दरखास्तों के लिए एक अलग बेंच होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो और आइनी दरखास्तें वो होती हैं बेसिकली जो हुकूमत के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, जब हुकूमत के खिलाफ आप कोई भी पिटिशन लेके जाते हैं उसमें आप कहते हैं कि मेरे बुनियादी हकूक जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। भाई हुकूमत ने अगर आपकी ज़मीन एक्वायर कर दी लैंड एक्विजिशन में तो आप कहते हैं मेरा राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज हो रहा है। अगर हुकूमत ने आपके किसी रिश्तेदार को गलत अरेस्ट कर दिया है तो आप हेबियस कॉर्पस की पिटिशन करते हैं, उसमें आप कहते हैं कि मेरा इसका राइट टू लिबर्टी जो है जो एक बुनियादी हक है वो सल्ब किया जा रहा है। अगर आपका जो कारोबार है, अगर डिप्टी कमिश्नर है वो आपका कारोबार बंद कर देता है तो आप कहते हैं मेरा राइट टू ट्रेड मुतासर हो रहा है। अगर आपको वोट देने की इजाज़त नहीं दी जाती, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया जाता है तो आप कहते हैं मेरी नहीं। यहाँ पे जो चीज़ जो कंफ्यूजिंग है वो ये है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले तो मैं उसकी नेचर या उसका स्ट्रक्चर जो नाम चेंज किया गया वो पहले हमें बताएं कि ये जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थे जिसका पहले ड्राफ्ट में जो जिक्र था और अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस ये है, पहले तो वो बिल्कुल ही अलग अदालत बना रहे थे। अब उन्होंने ये कहा है कि हम इसी अदालत में एक मखसूस आइनी बेंच बनाएंगे, ठीक है, और वो आइनी बेंच जिस किस्म के मुकदमात की मैंने निशानदेही की वो सारे उस आइनी बेंच के पास जाएंगे।
अब आईनी बेंच ठीक है, वैसे तो असूलन लगता है कि भाई हाँ ठीक है, अपना अगर अदालत में 3-4 बेंचेस हों जो मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हों, तो कोई उसमें मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात देख रहे हो, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे कोई शिकायत की जाए। मगर जो बारीकी है वो ये है कि उन्होंने ये लिख दिया है कि जो आईनी बेंच है वो जजेस नहीं बनाएंगे, आईनी बेंच जो है वो जुडिशल कमीशन बनाएगी। अब जुडिशल कमीशन का नाम तो जुडिशल रख दिया है, मगर उस जुडिशल कमीशन में जजेस जो हैं अकलियत में हैं और बाकी जो सियासतदान हैं वो अक्सरियत में हैं। तो अब जब आप इस किस्म के केसेस जब लेके जाएंगे जिसमें आप हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, या हो सकता है आप कोई पार्लियामान का कोई कानून चैलेंज कर रहे हैं कि ये कानून बुनियादी हकूक के खिलाफ है, अब वही सियासतदान फैसला करेंगे कि आपका मुकदमा किसके पास चलेगा। अच्छा, तीसरी तो नेचुरली उसमें फिर फेयर ट्रायल और इंडिपेंडेंस की बात खत्म हो दूसरा जो है ना वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, इसमें कौन डिसाइड करेगा, ऑन द व्हाट बेसिस इट वुड बी डिसाइडेड कि द मैटर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वो या लीगल है। जी बिल्कुल, वो तो एक कॉम्प्लिकेशन जो मैं देख रहा हूँ, वो तो कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से क्योंकि एक जस्टिफिकेशन दी जाती थी कि इनको हम अलग अलग करके हम जो मुकदमात हैं उनमें जो बैकलॉग है वो ख़त्म करेंगे, जो ताख़ीर होती है मुकदमात में वो कम होगी, वो तो इनफैक्ट डबल हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि कौन फैसला करेगा वो कोई नहीं बताया कि कैसे फैसला होगा, इसमें तो हर मुकदमे में ये झगड़ा होगा कि या ये बिल्कुल प्योरली कानूनी बात है या इसमें कोई आईनी पहलू भी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट की ये एक बेंच कह रही होगी कि नहीं, इसमें तो क्या कोई आईनी मसला नहीं है, तो जो भी लिटिगेंट साइल है जो जिसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया, वो पीछे से जाके दरखास्त डाल देगा आईनी बेंच के पास कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया, इसमें तो आईनी पहलू था। तो जब भी इस किस्म की कंफ्यूजन बनाई जाती है उसका नुकसान साइल को ही होता है, क्योंकि फैसले जो हैं फिर वो सालों सालों, और ये हमने और जब इस किस्म की नई इजादात किए गए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लेबर कोर्ट्स में पहले होती थी कि मजदूरों के जो मसले हैं वो एक लेबर कोर्ट के पास जाते थे। उसके बाद किसी को आइडिया आया कि नहीं, हम एक नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोर्ट बनाएंगे, और उसकी भी उसी किस्म के उसी नौइयत के केसेस वो सुनते हैं, स्लाइटली डिफरेंट, कि लेबर कोर्ट होती है कि जब आपका कोई जाती कोई शिकायत है अपने किसी मुलाजिम की अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होती है कि जब एक कलेक्टिव शिकायत है मुलाजमीन की। अब ये तयन करना कि कौन से वाले केसेस में इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस हैं और कौन से वाले केसेस में कलेक्टिव ग्रीवियंस हैं, उसमें आपको पता है 10-10 साल ये मजदूरों के मुकदमात नहीं चले जब तक, और ये किसी भी लेबर यूनियन। अच्छा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो ये इम्पोर्टेंट है, ये कि इस तरह से जो है, तो ये लग रहा है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जो है वो जुडिशरी है इज ऑल द कंप्रोमाइज। लेकिन मुझे जो यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि मतलब 2007 वाली जो मूवमेंट है वकला की, वो एक यादगार है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई मोमेंटम क्यों नहीं जोड़ा वकला तंजीमों में? ये रीजन क्या है? कोई कंप्रोमाइज है पीछे से? अगर आपकी इजाजत से 2 और पहलू हैं इस बिल के, उस पे मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। तीसरा जो तरीकेकार इन्होंने किया है जुडिशरी को कंट्रोल करने का, वो ये किया है कि ये कहा है कि हर हाई कोर्ट जज की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिव्यू होगी। बज़ाहिर बहुत अच्छा आइडिया है और होनी भी चाहिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिव्यू, मगर वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिव्यू उन्होंने उसी जुडिशल कमीशन को दे दी है जिस जुडिशल कमीशन में 7 सियासतदान होंगे और 5 जजेस होंगे, ठीक है, तो और 1 वकील होगा। अच्छा, तो अब जब आप अटॉर्नी जनरल के खिलाफ कोई भी साइल मुकदमा जब आप हुकूमत के खिलाफ करते हैं तो ये एसोसिएट होता है, तो आप अपना मुकदमा उस अटॉर्नी जनरल के खिलाफ चला रहे होंगे जो साल के एंड पे उस जज की ACR उसने लिखनी है।
तो आप सोचें कि वो जो जज है वो उस अटॉर्नी जनरल की बात सुनेगा या जो आम शहरी है जो हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, तो ये जो इन्होंने चीजें की हैं उससे आपकी बात बिल्कुल सही है कि जुडिशरी के ऊपर एक हुकूमत ने अपना कंट्रोल कर लिया है। वजह क्या है कि उस किस्म की रिएक्शन अभी नहीं आई? मैं समझता हूं उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि हमारे माशरे में पोलराइजेशन बहुत हो गई है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे जो वैसे नॉर्मली वेल मीनिंग एंड इंटेलेक्चुअल सोचने वाले लोग, मसला ये है वो भी अब इस तरह से हर प्रॉब्लम को रिव्यू करते हैं कि आया ये इमरान खान के हक में है या इमरान खान के खिलाफ है। एक पोलराइजेशन, और उसमें मैं समझता हूँ पीटीआई की अपनी बहुत गलतियां हैं जिसकी वजह से इस किस्म की पोलराइजेशन आई है। मगर चूंकि ये पोलराइजेशन आई है तो हर सो कॉल्ड रिफॉर्म को या हर कानून को या हर फैसले को यूं देखा जाता है कि इसमें पीटीआई का नुकसान है या फायदा है, और जो लोग पीटीआई के मुखालिफ हैं वो समझते हैं कि हर वो चीज अच्छी है जो इमरान खान के खिलाफ है। अब वो ये नहीं सोचते कि भाई कल को जिस तरह पूरा सिस्टम डिरेल कर रखा है आपने, और कल को जब टेबल्स टर्न होंगी किसी ना किसी वक्त, हमारी सियासत में तो हमेशा होता है उतार चढ़ाव वगैरह, तो यही सारी चीजें फिर उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी। वो चीज लोग सोचते नहीं है। दूसरी जो चीज है कि बार एसोसिएशंस में आज मैं देख रहा था कई पंजाब की 5 आई थिंक पंजाब की बार एसोसिएशंस को पंजाब गवर्नमेंट ने बुला के करोड़ रुपए के ग्रांट्स दिए। ये कोशिशें भी चलती रहती हैं और उनसे, और लिखा हुआ है उसमें, न्यूज़ की रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि मीटिंग हुई, मिनिस्टर साहब ने उनको करोड़ रुपए पकड़ाए और उन बार के नुमाइंदीन ने ये कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम के हक में हैं। तो ये चीज़ भी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की सियासत का हिस्सा है, और ये सच्ची बात है पहली बार नहीं हुआ। इवन मुशर्रफ साहब के दौर में इस किस्म की चीज़ें होती थी। बात ये है कि थोड़ा टाइम लगता है लोगों को रियलाइज करने में, क्योंकि एक तो ये 26वीं तरमीम को इतना सीक्रेट रखा गया था, बहुत ज्यादा सीक्रेट, हाँ, कि लोगों ने उसकी एक्चुअल इम्प्लीकेशंस बहुत केसेस में वो समझ नहीं पाए कि होगा क्या। और जब इसको आप अमल में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। तीसरा फैक्टर मैं समझता हूं कि ये है कि जो 2007 की तहरीक थी उसमें जिस तरीके से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बालों से पकड़ के, अच्छा वो वहाँ वो विक्टिमाइजेशन वाला, तो उसमें एक उसका विजुअल इम्पैक्ट जो था वो लोगों को बिल्कुल बहुत हिट किया था। ये चीज अब ये देखना, अब वो तो टीवी पे आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस को बालों से घसीटा जा रहा है, हर बंदा कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, मगर जब जो उससे ज्यादा सीरियस अटैक किया जाए मगर वो खामोशी से किया जाए, कागजों में किया जाए, खामोशी से किया जाए, तो लोगों को वो बात समझने में भी कई महीने लगते हैं, कभी कभार साल लगते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो इफ्तिखार चौधरी वाला जो इन्फोर्स्ड अपॉइंटमेंट थी उससे ज्यादा ये अटैक है उसमें। मैं समझता हूँ कई चीजें इस आईनी तरमीम में उससे ज्यादा खतरनाक है जो हुकूमत वक्त ने ये किए हैं, और हुकूमत वक्त या उनके पीछे जो मुक़्तदर इदारे हैं उन्होंने किए हैं। तो मगर आई थिंक वो रियलाइजेशन ज़रा स्लोली आएगी जब एक बार अमल में देखेंगे, वकील देखेंगे, फिर बाहर मीडिया देखेगी, और उसके बाद फिर रिएक्शन जो है वो शिद्दत पकड़ेगा। अच्छा, मुझे ये यहाँ से, जैसे आपने कहा ना कि ये पाकिस्तान के हिस्ट्री में हुआ है सलाउद्दीन साहब, कि जो चीज़ आपने किसी और के लिए खोदी है ना उसमें आपने खुद आगे गिरना है। ये जैसे नैब रिफॉर्म्स देखें आपने, नैब रिफॉर्म्स 98 में जो नवाज शरीफ लाए थे, जिस तरह से आपने लगा कि एक जो हम बूटी के लिए जो बकरा ज़िबा करने वाली पॉलिसीज़ हैं, या एक किसी पर्सनल इंटरेस्ट या किसी को हिट करने के लिए जो हम पूरा एक स्ट्रक्चर तबाह कर देते हैं, आगे जाके वो हमें गले पड़ता है। तो आपको इतने इसमें कितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं? जैसे आपने कहा ना कि हर चीज़ को इमरान खान के तनाजुर में देखा जा रहा है इसमें,
तो इसमें कैसे नज़र आ रहा है आपको, अगर इफ टेबल टर्न्स इट आउट, तो आपको कैसे लगता है कि ये तो फिर हर के मतलब एक कियोस वाली सूरत पैदा हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही होगा। और हमारे यहाँ सियासतदान मसला ये है कि ये समझते ही नहीं है, और ये कोई आज की बात नहीं है। ये आप माजी में आप 50s में भी जाके देखें कि जो कवानीन बनाए गए कि अपने मुखालफीन को के ऊपर ज़दोकोप करने के लिए, उनको ओप्रेस करने के लिए, फिर जब हालात बदले तो वही कवानीन उनके खिलाफ वेपनाइज हुए। और यहाँ भी एग्जैक्टली मैं कल उस दिन देख रहा था, शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। वो कह रहे थे कि हमने नवाज शरीफ साहब की जो 99 में हुकूमत थी, उसमें एक एंटी टेररिज्म का कानून बनाया था, जिसमें हमने फिर मिलिट्री कोर्ट्स कर दिए थे। कहते हैं मैं रोज अपना, जब हमारी हुकूमत बदली और मुशर्रफ साहब आए वगैरह, कहते हैं मैं शुक्र करता था कि अल्लाह का शुक्र है कि अदालतों ने वो हमारी वाली मिलिट्री कोर्ट्स स्ट्राइक डाउन कर दी, उनको गैर आईनी करार दे दिया। क्योंकि अगर अदालतों ने उन मिलिट्री कोर्ट्स को अपहोल्ड किया होता तो हम सब टंगे हुए होते। तो यही इस किस्म की जो चीजें हैं, ये अमेंडमेंट है, इसमें कोई ऐसा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई ऐसा है, या जुडिशियल कमीशन कभी भी कोई किसी को देखें जो मुकदमा, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि ये जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं सिविलियंस की, ये गैर आईनी है। अब आईनी नौयत का मुकदमा है, अब ये आईनी नौयत का मुकदमा, अच्छा उसकी अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। अब वो जबकि उसको पता नहीं क्यों, मगर एक पूरे साल से उस केस को लगाया नहीं है, मगर अब वो जब मुकदमा लगेगा तो वो मुकदमा लगेगा उस आईनी अदालत में, जो वही जुडिशियल कमीशन जिसमें हुकूमती अक्सरियत होगी वो बनाएगी। अब जब वो आईनी अदालत अपील में बैठती है, तो आप क्या समझते हैं कि वो शहरियों की जो ट्रायल है, मिलिट्री ट्रायल है, वो उसको कालादम करार देगी? मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल चांस है। ठीक है, तो अगर फिर सिविलियन ट्रायल ऑफ सिविलियंस बाय मिलिट्री कोर्ट्स अपहोल्ड हो जाती है, तो फिर आपके बुनियादी हकूक कहाँ रहे? बुनियादी ह्यूमन राइट्स जो है वो हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब है, और ये चीज अभी वन सेट ऑफ सियासतदान भुगत रहे हैं, दूसरा अदर सेट 1.5 साल की बात नहीं है, दूसरी साइड भुगत रही होगी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो 63A वाला मामला है, ये अब इसके बाद जो है वो हो जाएगा, लीगलाइज हो जाएगा, जिसके आसरे पे आपको लग रहा है कि ये जो बिलावल को आगे चल के मतलब एक सुहाने ख्वाब दिखा के इनको इसी बात पे तो नहीं लगाया गया कि अगर 63A मतलब कुछ हो गया तो आगे जाके रिजीम चेंज का भी हो सकता है? देखें, एक हमेशा एक ये इससे फायदा तो होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, हाँ। वो हमेशा किसी को थ्रेटन करने में तो उन्हें फायदा होता है कि हम किसी को भी खींच के यहाँ से यहाँ कर सकते हैं या यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट फिलहाल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस और उनकी फर्माबरदारी से वो पूरे मुतमईन हैं। तो अगर किसी को सुहाने ख्वाब दिखाए हैं, तो मैं समझता हूँ जिसको दिखाए जा रहे हैं वो उनकी भी खाम ख्याली है। अच्छा, ऐसा ही है। दूसरा है कि ये जो SIFC वाला मामला है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल या ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के मामले में जो 48 वाला मामला है, आपको लगता है कि अगर जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर PM कोई भी समरी भेज देता है उसको अपना जो है वो प्रेसिडेंट साहब अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी फ्रंट पे? देखिए, ये जो SIFC वाला मामला है, मैं समझता हूं कि ये SIFC का जो वजूद है वो सिरे से गैर आईनी। फौज का काम है सरहदों की हिफाजत करना, ठीक है। फैक्ट्रियां लगाना फौज का काम नहीं है। आपके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बनाना फौज का काम नहीं है। आपके मुल्क में काश्तकारी करना या कनाल बनाना और ये फैसला करना कि यहाँ कनाल बनेगा यहाँ नहीं बनेगा, ये फौज का काम नहीं है। ये असूलन होना चाहिए जो हमारे सिविलियन जो जमहूरी तौर पे इलेक्टेड लोग हैं
उनको ये फैसला करना चाहिए। मसला ये है कि हमारी जो सिविलियन पार्टीज हैं, वैसे तो सिविलियन सुप्रेमेसी का बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर उन्होंने प्रैक्टिकली अपने सारे इख्तियारात खुशी से दे दिए। बात की जाती है फॉर एग्जांपल सूबाई खुद मुख्तारी की। अब सूबाई खुद मुख्तारी के लिए एक आइन में इदारा है, उसे कहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, CCI। CCI की तो कभी आपने मीटिंग का सुना नहीं होगा। SIFC की हर हफ्ते मीटिंग होती है। ठीक है, कैबिनेट को भी उसी तरीके से मार्जिनलाइज किया हुआ है। सारे अहम फैसले जो हैं वो आर्मी चीफ साहब की सरबराही में वो वैसे बैठते, हेड चेयर पे तो वजीर आजम साहब ही बैठते हैं, मगर प्रैक्टिकली फैसले कहीं और हो रहे होते हैं। तो ये चीजें जब हमारी जमहूरी जो हमारे लीडरान हैं ये खुद अपनी स्पेस इतनी गिव अप करते हैं, और इसमें इनका सिर्फ मैं अभी की पीपल्स पार्टी या PMLN वगैरह को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। इमरान खान साहब ने भी इसी किस्म की हरकतें की, मगर जब आप खुद अपनी स्पेस देते हैं तो फिर मुझे ये वाली बात फिर बड़ी अजीब लगती है इस 26वीं तरमीम के बारे में, कि कहते हैं इस तरीके से पार्लियामेंट ने अपनी जो सॉवरेनिटी है वो रिस्टोर की। और सॉवरेनिटी तो आपने दोनों हाथों से पहले ही आप दे चुके हैं। सही है। तो असल में मतलब ये मामला इसी के तनाजुर में देखे जा सकते हैं कि सारे मामला अभी जैसे CCI की ऑटोनॉमी कंप्रोमाइज हो जाएगी, या मतलब आपको क्या लगता है कि फिर तो इरसा वाला जो एक्ट है, अमेंडमेंट है जिसमें कुछ तरमीम करने, तो फिर उनको जो जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सारे मामला आप अभी उससे चला सकते हैं, एक समरी से चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब आप ये स्पेस सीड करते हैं, और देखें अभी जुडिशरी से एतराज क्या था प्रैक्टिकली, अगर आप देखें भाई, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि 8 में से 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें कहा कि हमारे ऊपर एजेंसीज वाले जो हैं वो एक के कमरे से, एक के बेडरूम में से कैमरा निकले, एक के रिश्तेदारों को अगवा कर लिया गया, एक को प्रेशर किया गया। तो उन्होंने सब अपनी जो दास्तान थी वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले की। सुप्रीम कोर्ट ने उस पे सुओ मोटो लिया। सुओ मोटो में उन्होंने जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उनको बुला के उन जजेस की जिन्होंने शिकायत की थी उनकी सरजनिश की, उनको डांटा कि ये क्यों भेजा, मगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली इतना पब्लिक प्रेशर बना, सुओ मोटो ले लिया। सुओ मोटो में सबसे पहले काम ये किया, बाकी हाई कोर्ट से पूछा कि तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होता। सिंध हाई कोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सब ने अपनी रिपोर्ट भेजी कि जी बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। ठीक है, जब वो रिपोर्ट आई, एक पेशी हुई सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके बाद उस दिन के बाद मैं उसमें वकील भी था किसी बार एसोसिएशन की तरफ से। उस पेशी के बाद जब ये सारी रिपोर्टें पढ़ी गई, उसके बाद वो मुकदमा लगाया ही नहीं गया। ठीक है, तो मसला जुडिशरी से जो पेश आ रहा था वो ये था कि एक पॉकेट थी जहां कुछ रेजिस्टेंस हो रही थी, तो वो रेजिस्टेंस जो थी वो अशद जरूरी था कि उस रेजिस्टेंस को खत्म किया जाए। अच्छा, उस तरह से मतलब देखें, मैं तो इसी पे दोबारा आ रहा हूँ कि अब तो एक तो जैसे जुडिशल जो अभी बन रहा है, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला तो यही होगा कि कौन सा मामला आप जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या लीगल है, या कोई भी अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मामला है या प्रोविंशियल जो इश्यूज़ हैं, अगर कोई प्रोविंस ही अगर कोई कंसर्न अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को लेके किसी में जाता है, तो ये तो पूरा कियोस, मतलब कियोस वाली सूरत हाल होगी। जी बिल्कुल, देयर विल बी एक, मैं पढ़ रहा था, आई थिंक बेल्जियम में इसी तरह उन्होंने पहले बगैर प्रॉपर सिला मशवरे के उन्होंने एक आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के साथ बना दी थी। वहां 20 साल झगड़ा होता रहा कि कौन सा मुकदमा किधर जाएगा, और ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो था वो आईनी अदालत के फैसले नहीं मानता था, आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानता था,
एकेडमिक्स ने वहां उसको बुलाया द वॉर ऑफ द कोर्ट्स, द वॉर ऑफ द कोर्ट्स। ठीक है। तो यही सिचुएशन ऑब्वियसली आप यहाँ भी, जब वो जुडिशियल कमीशन कायम होगी, जब वो सिलेक्शन हो रही होंगी कि कौन सा जज इधर बैठेगा, कौन सा उधर बैठेगा, कौन सा जज आईनी जज होगा, कौन सा गैर आईनी जज होगा, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि उससे कोर्ट्स के प्रोसेस में कोई कोहीजन, कोई यूनिटी, कोई इस किस्म की चीज होगी, कोई एफिशिएंसी होगी? ऑब्वियसली ये लड़ाइयां जो हैं उसका जो फॉल आउट है वो आम शहरी और आम जो साहिल है वो बेर कर, आम शहरी आम साहिल। लेकिन इवन मुझे ये बताएं, फेडरेशन जो स्ट्रक्चर है या जो फेडरेशन जो एक होमोजेनिटी है। जी देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात है, जो ओरिजिनल जो पीपल्स पार्टी ने ड्राफ्ट शेयर किया था उसमें उन्होंने, और वो आईनी अदालत का, और मेन फोकस पीपल्स पार्टी का ये था कि हम आईनी अदालत में जो सूबों की नुमाइंदगी होगी उससे ये फेडरेशन ज्यादा स्ट्रांग होगी वगैरह। मेरी बात जब कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से हुई थी, किसी आई थिंक ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां मैंने उन्हें तजवीज़ ये दी थी कि भाई अगर आप ये चाहते हैं तो आप सिंपल, आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप नई अदालत कायम करें या नई बेंच वगैरह करें। आप सिंपली ये कह दें कि जिन मुकदमात में सूबाई हकूक पे डिस्प्यूट है, इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट है, आप ये कर दें कि उन मुकदमात में जो बेंच सुनेगी उसकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी हर सूबे से। आई थॉट दैट वाज अ रीजनेबल वे ऑफ रिजॉल्विंग इट। अच्छा, बहरहाल, मगर ये जो फाइनल ड्राफ्ट आया है उसमें ये जो आईनी बेंच बनाई है उसमें लिखा है कि दे मे हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। पहले वाले ड्राफ्ट में था दे शैल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उसको वाटर डाउन करके कर दिया है कि दे मे हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है अब कि वो जो आईनी बेंचेस होंगी उसमें हर सूबे का एक नुमाइंदा होगा। वो अब जो रूलिंग पार्टीज की उस वक्त सवाबदीद हो, या जो जिस तरह से वो जो अक्सरियत का जो फैसला होगा उसी तरीके होगा। लेकिन जो कंप्रोमाइज हुआ है इस सारे उसमें, मैं सिर्फ आखिरी, तो इसका मेन जो अगर हम पर्पस देखते हैं, एक तो ये है ये वाला SIFC और ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान वाला, दूसरा इमरान खान, तीसरा पीछे क्या हो सकते हैं आपके उसमें? देखिए, एक जो इंटरेस्टिंग चीज है जो इस कानून में जो लोगों ने नोट नहीं की, एक है उसमें क्लॉज शेड्यूल में उन्होंने डाल दिया है कि कंटोनमेंट्स को टैक्स करने की पावर है। अच्छा, तो कंटोनमेंट जब टैक्स लेंगे, आप कंटोनमेंट्स टैक्स लेंगे। देखिए, बात यह है कि रियासत बेसिकली उसके दो पावर्स हैं, दो इख्तियारात हैं, ठीक है। नंबर एक है कि इट हैज द पावर ऑफ फोर्स, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रियासत करती है। दूसरी पावर जो रियासत के पास, जो अगर आप पॉलिटिकल थियरी पढ़े, वो होती है द पावर टू टैक्स। शहरियों से टैक्स लेने का हक जो है वो रियासत के पास आता है, ठीक है। अब हमने अपनी लॉ एंड ऑर्डर तो चारों सूबों में, चाहे FC हो या रेंजर्स हो, हमने ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर तो हैंड ओवर कर दी है। दूसरा, अब ये आईन में तरमीम करके हमने पावर टू टैक्स भी मिलिट्री को दे दिया, हमने दे दी है। अब कंटोनमेंट, किसी भी इलाके को कंटोनमेंट बनाने में एक सेक्शन 3 होता है कंटोनमेंट्स एक्ट की, उसकी नोटिफिकेशन जारी होनी होती है कि इतने लाख एकड़ जो हैं वो अब कंटोनमेंट का हिस्सा है। वहां टैक्सेशन पावर भी उनकी होगी। तो इसका मतलब है अगर कराची का, मैं इंटरप्ट करूं, कराची का भी अगर टैक्स वो लेना चाहे कंटोनमेंट, देखिए जो कराची में 2 कंटोनमेंट्स हैं, ठीक है, कराची बल्कि 3, मलीर कंटोनमेंट है और जी क्लिफ्टन कंटोनमेंट है और कराची कंटोनमेंट है, ठीक है, लाखों एकड़ उनके पास है। अगर वो अगर सेक्शन 3 में नोटिफिकेशन होता है कि पूरा का पूरा शहर कंटोनमेंट है, तो और सारे के सारे लोकल गवर्नमेंट के जो पहले इख्तियारात थे टैक्सेशन के, वो उस कंटोनमेंट के पास है। तो या तो मतलब समझ ले बड़े अर्बन सेंटर्स को ही समझ ले। तो बेसिकली आपने अपनी जो बेसिक द एसेंस ऑफ गवर्नमेंट, द एसेंस ऑफ स्टेट,
आपने एक खामोशी से तरमीम करके आपने वो हैंड ओवर कर दी। अभी मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो 6 कैनाल्स वाला मामला चल रहा है, इसमें मतलब इसको अगर अभी तो क्या हम जो है इसके बाद 26 अमेंडमेंट के बाद हम किस तरह से लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनली अगर इसको वो चैलेंज कर सकते हैं या किस तरह से? देखें, मैं समझता हूं कि अगर ये आईनी तरमीम इसी तरह इसी फॉर्म में चलती रही तो इस किस्म के मामलात जो हैं वो उनको हल करने के लिए कम से कम अदालत का रुख करना बेकार होगा। वैसे अगर जोरे बाजू पे कोई चीज हासिल की जा सकती है या नहीं की जा सकती वो तो सियासत और तारीख ही बताएगी, मगर कम से कम आपने एक फोरम जो है उसको इतना काबिज कर दिया है, हुकूमत वक्त और उसके पीछे मुक्तदर जो हल्के हैं उनके नीचे आपने ऐसे ताबे कर दिया है कि दुहाइयां लगेंगी कि दोबारा सर उठाने के लिए। थैंक यू सो मच सलाउद्दीन साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू। इट वाज सो नाइस।